जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, अब टैंक कहीं छिप नहीं पाएगा और बच भी नहीं पाएगा। भारत ने आज एक ऐसे हथियार का टेस्ट कर लिया है जो ऊपर से हमला करके यानी कि टॉप अटैक करके दुश्मन के सबसे मजबूत टैंक को खत्म कर सकता है। यानी कि दोस्तों, भारत ने एक बार फिर से दिखा दिया है कि आत्मनिर्भर डिफेंस टेक्नोलॉजी सिर्फ सपना नहीं बल्कि रियलिटी बन रही है। दरअसल दोस्तों, डीआरडीओ ने आज मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी कि MPATGM का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। और ये टेस्ट टॉप अटैक मोड में किया गया। दोस्तों, MPATGM एक थर्ड जनरेशन की फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है। मतलब टारगेट को लॉक करो, मिसाइल लॉन्च करो और तुरंत अपनी जगह बदलो। दुश्मन को जवाब देने का मौका ही नहीं मिलता है। टॉप अटैक दोस्तों यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है बिकॉज ऑफ द रीजन टैंक की सबसे कमजोर जगह टैंक की ऊपर की छत ही होती है। ऐसे में जब ये ऊपर से अटैक करती है तो दुश्मन का चाहे कितना भी मॉडर्न मेन मेटल टैंक हो वो आसानी से खत्म हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि ये जो MPATGM है पूरी तरह स्वदेशी टेक्नोलॉजी से डेवलप किया गया है, जिसमें कि इसका इमेजिंग इंफ्रारेड होमिंग सीकर दिन और रात दोनों टाइम हमले कर सकता है। इसका ऑल इलेक्ट्रिक कंट्रोल एक्चुएशन सिस्टम है, एडवांस फायर कंट्रोल सिस्टम है और टेंडम वॉरहेड, यानी कि ये रिएक्टिव आर्मर को आसानी से भेज सकता है। दोस्तों, इसे इन्फेंट्री के द्वारा ट्राइपॉड से लॉन्च किया जाता है और दूसरा इसे इस्तेमाल करने का तरीका है मिलिट्री वाहन के लॉन्चर से। मतलब पैदल सेना और मैकेनाइज्ड यूनिट दोनों के लिए ये फायदेमंद है। और इस सफलता से दोस्तों भारत को अब विदेशी मिसाइलों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। बॉर्डर वाले इलाकों में हमारी इन्फेंट्री की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। ये एक मिसाइल नहीं है दोस्तों, ये भारत की बदलती हुई मिलिट्री ताकत का एक बड़ा सिंबल है। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर देगा। दोस्तों, ड्रोन अब केवल जासूसी का हथियार नहीं है, आप सब जानते हैं, बल्कि अब इनके जरिए दुश्मन हमारे मिलिट्री ठिकाने शहरों को निशाना बना सकता है। इसीलिए भारत ने अब इस खतरे से निपटने के लिए एक नया और मजबूत कवच तैयार करना शुरू कर दिया है। और कल ही की बात है, पाकिस्तान ने भारत के ऊपर फिर से ड्रोन भेजे हैं। खास करके ये ड्रोन्स की एक्टिविटी जो थी वो सामा, राजौरी और पुंछ में देखी गई। हालांकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्या पाकिस्तान भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स को चेक कर रहा था, भारत के काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम को चेक कर रहा था। बहुत चीजें दोस्तों जो अब धीरे धीरे सामने आ रही है। पाकिस्तान को दोस्तों तुर्की ने बहुत सपोर्ट दे दिया है। बाकायदा पाकिस्तान के अंदर तुर्की ड्रोन्स की फैक्ट्री लगा रहा है। लेकिन भारत अब तैयार है इस खतरे से निपटने के लिए। दरअसल यहाँ पर भारत जॉइंट काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम ग्रिड तैयार कर रहा है, जिसका मकसद साफ है कि दुश्मनों के ड्रोन हमलों से समय रहते उन्हें पहचान पाना और उन्हें टाइम पर खत्म कर देना। दोस्तों, यहाँ पर ये जो CUAS ग्रिड है ये एक डेडिकेटेड और अलग एंटी ड्रोन नेटवर्क होगा। और ये नेटवर्क दुश्मनों के कामिकेजी, उनके निगरानी ड्रोन, छोटे ड्रोन और इवन उनके रॉक ड्रोन पर भी नजर रखेगा। और ये जो ग्रिड है दोस्तों वो मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम से अलग होगी। यहाँ पर अलग अलग सिस्टम्स की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि भारत के पास पहले से ही इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है और दूसरे एयर डिफेंस नेटवर्क मौजूद है। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ये सिस्टम फाइटर जेट, मिसाइल्स और बड़े एयरक्राफ्ट्स के लिए बने हैं। अगर इन्हें छोटे ड्रोन्स देखने का काम दिया जाए तो फिर उनके ऊपर ये सब चीज़ें ओवरलोड हो जाएंगी। इसीलिए ड्रोन के लिए एक अलग CUAS ग्रिड तैयार किया जा रहा है। दोस्तों, ये जो CUAS ग्रिड है ये आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों को जोड़ेगा। मतलब इसे ज्वाइंट एयर डिफेंस सेंटर्स के साथ जोड़ा जाएगा, क्योंकि वर्तमान में दोस्तों सभी आर्म फोर्सेस के पास रडार, सेंसर्स, गन, काउंटर ड्रोन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम सब है। मतलब ये ग्रिड अब एक ही नेटवर्क में आ जाएगी, जिससे कि हम किसी भी ड्रोन पर 24/7 निगरानी कर सकते हैं, दुश्मन के ड्रोन को ट्रैक कर सकते हैं, उन्हें खत्म कर सकते हैं और सिविल और मिलिट्री ठिकानों की सुरक्षा कर सकते हैं। और भारत की प्लानिंग है अपने सभी शहरों की सुरक्षा करना। इसीलिए भारतीय सेना आबादी वाले इलाकों में भी एयर डिफेंस गन्स तैनात करने की योजना पर काम कर रही है, ताकि शहर, नागरिक और जो महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ड्रोन हमलों से सुरक्षित रहे। अगर बड़े लेवल की बात की जाए तो भारत तो मिशन सुदर्शन चक्र पर काम कर रहा है। दोस्तों, जंग के मैदान में सबसे बड़ा खतरा होता है एरियल खतरा, लेकिन अब भारतीय सेना के पास होगा एक ऐसा सिस्टम जो कि चलते फिरते दुश्मन के हमलों को हवा में खत्म कर देगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं QRSAM की, जिसे अनंत शस्त्र कहा जाता है। रक्षा मंत्रालय ने अनंत शस्त्र के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दे दी है और मार्च तक प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट मंजूर हो जाएगा। अनंत शस्त्र QRSAM दोस्तों ये एक मोबाइल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो एक ट्रक पर माउंट होता है और इसके जरिए हम दुश्मनों के ड्रोन, हेलीकॉप्टर्स और यहां तक कि मिसाइल को मार गिरा सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका अपना रडार, सेंसर और कमांड सिस्टम है। सेना के लिए दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट इसलिए भी माना जा रहा है कि अगर भारतीय सेना की जो स्ट्राइक कोर है वो दुश्मन के इलाकों में अगर तेजी से आगे बढ़ती है तो ऐसे में जो स्टैटिक एयर डिफेंस सिस्टम्स है वो काम नहीं आते। लेकिन QRSAM यानी कि अनंत शस्त्र उनके साथ चलकर उन्हें ऊपर से सुरक्षा देगा। इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स भी इसे लेना चाह रही है और फ्यूचर में ये भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की एयर डिफेंस शील्ड का हिस्सा बनेगा। अनंत शस्त्र दोस्तों केवल एक मिसाइल सिस्टम नहीं है, बल्कि भारतीय सेना की चलती हुई सुरक्षा ढाल है। फिलहाल
इस बारे में भी आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आ रही है कि रक्षा मंत्रालय ने इंडियन एयरफोर्स के लिए 6 बोइंग 767 एरियल टैंकर खरीदने को एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दे दी है और इस डील की कीमत दोस्तों 9,000 करोड़ रुपए बताई गई है। बता दें कि बोइंग 767 को मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट यानी कि MMTT में बदला जाएगा। इस टैंकर के जरिए दोस्तों फाइटर जेट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट, इनमें हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है। इससे हमारी वायुसेना की रेंज, टाइम और मारक क्षमता सब बढ़ जाएगा। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री और HAL की, दोनों ही मिलकर दोस्तों इन एयरक्राफ्ट को टैंकर में बदलेंगे। क्योंकि दोस्तों इस वक्त इंडियन एयरफोर्स के पास जो मौजूद IL-78 टैंकर है काफ़ी पुराने हैं, मेंटेनेंस भी नहीं है। नए टैंकर्स इस कमी को पूरी करेंगे। कहा जा रहा है कि कन्वर्जन के बाद डिलीवरी 2030 से शुरू होगी और हर साल 2 एयरक्राफ्ट शामिल किए जाएंगे। ये टैंकर्स दोस्तों सिर्फ फ्यूल भरेंगे नहीं, बल्कि इंडियन एयरफोर्स को लंबी दूरी और लंबे समय तक लड़ने की ताकत देंगे। इसके अलावा दोस्तों इंडियन एयरफोर्स अब एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे कि ALBM कहा जाता है, इनकी संख्या बढ़ाने का फैसला कर रही है। मकसद है लंबी दूरी से काफी तेज और सटीक हमला किया जा सके। ALBM दोस्तों ये मिसाइल फाइटर जेट से लॉन्च की जाती है और इसकी उड़ान दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइल जैसी होती है। रफ्तार इतनी ज्यादा कि दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम को तो रिस्पॉन्स देने का टाइम ही नहीं मिलता है। और ALBM दोस्तों इसके जरिए इंडियन एयरफोर्स दुश्मनों के रडार, कमांड सेंटर, एयरबेस, मिसाइल साइट्स, मतलब हाई वैल्यू वाले एसेट्स को खत्म कर सकती है, वो भी दुश्मन के बॉर्डर में घुसे बिना। ये भारतीय वायुसेना को स्टैंड ऑफ स्ट्राइक की क्षमता देंगे। यहाँ पर दोस्तों इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रैटेजी साफ है कि ज्यादा संख्या में अगर हमारे पास ALBMs होंगे तो हम ज्यादा समय तक लड़ सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर में प्रिसीजन मिसाइलें बहुत जल्दी खर्च हो जाती हैं। और आगे की तैयारी ये है कि ALBM का बड़ी मात्रा में स्वदेशी प्रोडक्शन किया जाएगा, ताकि जंग के वक्त हमें किसी भी तरीके की कोई कमी ना हो और विदेशी सप्लाई पर निर्भरता हमारी कम से कम हो सके। ALBM दोस्तों केवल और केवल एक मिसाइल नहीं, बल्कि इंडियन एयरफोर्स की पहले घंटे में जो बड़ी बढ़त है उसे दिलाने की ताकत है। इसके अलावा दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आ रही है। दरअसल एयरबस, टाटा एडवांस सिस्टम और DRDO ने C295 बेस्ड मैरीटाइम रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट पर काम करना शुरू कर दिया है, जो कि भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड के लिए बनेगा। आपको बता दें कि इस एयरक्राफ्ट में DRDO कैप्स के द्वारा बनाया गया पूरी तरह स्वदेशी सेंसर सूट लगाया जाएगा और इनका इस्तेमाल दोस्तों जहाजों की निगरानी, उनकी पहचान और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस के लिए किया जाएगा। मतलब सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर लगा होगा। भारतीय नेवी को C295 का NRMR वेरिएंट मिलेगा, जो लंबी दूरी तक निगरानी प्रदान करेगा, एंटी सबमरीन वॉरफेयर सपोर्ट करेगा। हाई एंड मिलिट्री सेंसर्स इसमें लगाए जाएंगे। कोस्ट गार्ड वाला जो वेरिएंट होगा वो केवल सर्विलांस, सर्च एंड रेस्क्यू, मतलब ये हल्का और किफायती कॉन्फ़िगरेशन के साथ आएगा। शुरुआती मॉडिफिकेशन स्पेन में होगा, लेकिन बाद में भारत में इनका निर्माण और इंटीग्रेशन होगा। दोस्तों भारतीय नौसेना के S5 SSBN प्रोग्राम को लेकर भी एक बड़ी अपडेट आई है। कहा जा रहा है कि इस पर काम पिछले साल शुरू हो चुका है और ये भारत की नेक्स्ट जनरेशन की परमाणु पनडुब्बी होगी। इसका वजन 13,500 टन बताया जा रहा है, मतलब अरिहंत क्लास से 2 गुना बड़ी होगी और ज़्यादा स्टेल्थ होगी और साथ ही साथ ज़्यादा लंबे समय तक समुद्र में डिप्लॉय रह सकती है। बताया जा रहा है कि S5 की सबसे बड़ी ताकत होगी कि इसमें होंगे 12 ICBM क्लास SLBM, K5 या K6 मिसाइल, जो कि MIRV टेक्नोलॉजी से लैस होगी। मतलब एक मिसाइल कई टारगेट्स को हिट कर सकती है। इवन दोस्तों अगर कंपैरिजन करें S5 SSBN की चाइना की टाइप 094 से, तो भारत की ये जो SSBN है S5 वो 12 मिसाइल्स ले जा सकती है, जबकि चाइना की पनडुब्बी भी 12 मिसाइल ले जा सकती है। मतलब समंदर के नीचे स्ट्रैटेजिक बराबरी रहेगी दोनों देशों की। और S5 दोस्तों हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो न्यूक्लियर ट्रायड है उसकी ये सबसे सुरक्षित कड़ी होगी। मतलब सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हमारी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स 1000 स्पाइस एयर टू सरफेस मिसाइलें खरीदने जा रही है, जिससे कि इंडियन एयरफोर्स की प्रिसीजन स्ट्राइक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। स्पाइस की सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों ये जो है वो GPS पर निर्भर नहीं होती। इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर लगा है, टारगेट की तस्वीरें पहले से इसमें फीड की जा सकती हैं और ये दोस्तों 3 मीटर से कम सटीक वार करती है। और इंडियन एयरफोर्स ने यह फैसला इसलिए भी लिया है क्योंकि इस वक्त चाइना और पाकिस्तान के पास GPS जैमर प्लस एयर डिफेंसेस हैं। स्पाइस ऐसे माहौल में फायर एंड फॉरगेट स्ट्राइक कर सकती है, यानी कि दुश्मन को मौका ही नहीं मिलेगा रिस्पॉन्स देने का। लेकिन इंडियन एयरफोर्स को यहाँ पर बड़ा फायदा मिलेगा। इसे Su-30 MCAM, MiG-29 और तेजस सब पर आसानी से फिट किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके जरिए स्टैंड ऑफ स्ट्राइक प्लस सीड मिशंस हम कर सकते हैं। 1000 स्पाइस मिसाइलें दोस्तों केवल हथियार नहीं है, बल्कि भारत का एक बड़ा मैसेज है प्रिसीजन डेटरेंस का।
वहीं दोस्तों भारतीय नौसेना 4 एमबीपीएस एयरक्राफ्ट 4 साल की वेट लीज पर लेने जा रही है। वेट लीज में दोस्तों एयरक्राफ्ट, क्रू, मेंटेनेंस सब कुछ लीज पर लिया जाता है, मतलब तुरंत ऑपरेशनल रेडीनेस हमें मिलेगी। और ये जो एमबीपीएस एयरक्राफ्ट है दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ये समुद्र और रनवे दोनों से उड़ान भर सकते हैं। सर्च एंड रेस्क्यू मिशंस में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है और स्पेशल ऑपरेशंस में भी, और कभी कभार तो मेडिकल इवैक्यूएशन में भी इनका इस्तेमाल हो सकता है। दरअसल आप सब जानते हैं कि भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। ऐसे में इन एयरक्राफ्ट के आ जाने से हमारा रिस्पॉन्स टाइम काफी बढ़ जाएगा और सबसे बड़ी बात है, हमारी कोस्टल सर्विलांस और मजबूत हो जाएगी और इंडो पैसिफिक में भारतीय नौसेना की पकड़ और मजबूत होगी। वहीं दोस्तों इसरो को लेकर एक बड़ी दुखद अपडेट सामने आई है। दरअसल 33 साल में भरोसे का नाम रहा PSLV दूसरी बार फेल हुआ। पहला फेलियर दोस्तों 2025 मई में हुआ था, दूसरा फेलियर आज हुआ है और दोनों ही बार दोस्तों महंगे और स्ट्रैटेजिक सैटेलाइट खत्म हो गए। यहाँ पर दोस्तों प्रॉब्लम क्या आई है उसके बारे में भी बात सामने आ रही है। मैं आपको बता दूं कि PSLV 4 स्टेज वाला रॉकेट है और दोनों ही जो फेलियर्स हुए थे वो तीसरी स्टेज में गड़बड़ी की वजह से हुए। सॉलिड फ्यूल मोटर और चैम्बर प्रेशर में गिरावट आ गई थी। लेकिन दोस्तों इस बार भारत ने सबसे इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स खो दिए। पहला EOS-N1 अन्वेषा सैटेलाइट जो DRDO ने बनाया था, ये हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग टेक्नोलॉजी वाला सैटेलाइट था। इसका इस्तेमाल दोस्तों दुश्मनों के छिपे हुए सैन्य टारगेट्स को पहचानने के लिए किया जा सकता था। और इवन हाइपरस्पेक्ट्रल यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट भी था क्योंकि ये सिर्फ एक फोटो नहीं लेता बल्कि ये मटेरियल को पहचानता है, वो भी उसके लाइट सिग्नेचर से। इवन ये हमारे सर्विलांस, डिफेंस, एनवायरमेंट तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सैटेलाइट था। इसरो के प्रमुख डॉक्टर वी नारायण ने भी कहा है कि 3rd स्टेज के अंत में फ्लाइट पाथ में कुछ डिस्टर्बेंस आ गई थी। हालांकि डेटा एनालिसिस जारी है। बट दोस्तों PSLV की ये नाकामियां हमारे लिए टेंशन की बात तो जरूर है, बट इसरो का अभी तक का इतिहास ये बताता है कि जब भी कोई झटका लगता है इसरो को तो फिर इसरो और मजबूती के साथ वापस लौटता है। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।